हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो से। तो आज हम अपनी क्लास में कैश फ्लो बनाना सीखेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश फ्लो के बारे में बेसिक्स पढ़ाया था, कैश फ्लो के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे कि कैश फ्लो में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कितने मेथड्स हैं। तो अगर कोई सी स्टूडेंट ने कोई क्लास मिस कर दी है तो मैंने उसका लेक्चर यूट्यूब पे अपनी प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर दी, तो वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। ये हमारे पास कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी हुई है दिसंबर की। इसका ओपनिंग आ रहा है 20x1 एसेट्स में और 20x2 आ रहा है। इसी तरह लाइबिलिटी में भी 20x1 और 20x2 एयर आ रहा है। एसेट्स में हमारे पास है कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री। ये हमारे को टोटल करंट एसेट्स। अब उसके बाद फिर आगे नेट फिक्स एसेट्स, और फिर इनको करंट एसेट्स को और फिक्स एसेट्स को जब प्लस किया तो टोटल एसेट्स आ गए। इसी तरह लाइबिलिटी और इक्विटी सेक्शन में हमारे पास अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल है, एक्रूड वेजेस है, एक्रूड टैक्सेस आ गए। फिर ये करंट टोटल करंट लाइबिलिटी का सम आ गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट, कॉमन स्टॉक और रिटेन अर्निंग। तो ये मिला जुला के टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी हो गई। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना हुआ है, जिससे हमने अपना कैश फ्लो मेथड स्टार्ट करना है। तो चलें हम अपना कैश फ्लो मेथड स्टार्ट करते हैं। आप इधर लिखिएगा सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो भी आपका साल होगा फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 20x2। अच्छा, आप लोग मेरी बात याद रखिएगा कि कैश फ्लो जो है ना काफ़ी मुश्किल होता है, बच्चों को समझ नहीं आता है। मैं एज अ फाइनेंशियल कंट्रोलर बैंक में काम कर रहा हूँ, तो जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कोई तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। प्लस जो मेरे पास मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी काफ़ी इशू आते हैं कि हम कैश फ्लो को कैसे लेके चलें और कहाँ कहाँ से हम इसको रिजॉल्व करें। तो आप लोग के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको पूरा आखिर तक देखिएगा। तो इसमें बेसिक्स हैं, अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आपको कैश फ्लो में कभी भी इशू नहीं आएगा। और कैश फ्लो सबसे आसान टॉपिक है और पेपर में तो आता ही आता है। तो हम लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि कैश फ्लो हमेशा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है और ये स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। अगर तो आपकी कभी किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ हो और वो इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस से में लेस हुआ हो, जैसा देखिए यहाँ हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट हमारे एक्सपेंसेस में ऐड हुआ है और सेल से लेस होके इनकम बिफोर टैक्स आ गया। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल इनकम बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड कर लेना है। मैं रिपीट करता हूँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस देखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होता है वो फाइनेंसिंग का पार्ट होता है, उसको हम फाइनेंसिंग में दिखाएंगे कि इंटरेस्ट हमने कितना पे किया। चूंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसमें हमें इंटरेस्ट का इफेक्ट एलिमिनेट करना है। अब आप अपना क्योंकि सवाल स्टार्ट करते हैं इनकम बिफोर टैक्स से, जो कि है 15,000। अब 15,000 के अंदर तो 2,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस हुआ है। तो उस इंटरेस्ट एक्सपेंस के इफेक्ट को एलिमिनेट करने के लिए आप इनकम बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैं ऐड करता हूँ 15,000 प्लस 2,000, तो ये अमाउंट आ गई 17,000। अब इसके बाद हम करते हैं एडजस्टमेंट्स फॉर। इसमें एडजस्टमेंट्स फॉर में हम जितनी भी एडजस्टमेंट करेंगे वो करेंगे नॉन कैश आइटम्स का। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, फॉर एग्जांपल गेन या लॉस, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज गेन लॉस। तो जितने भी नॉन कैश आइटम आएंगे वो आप एडजस्टमेंट फॉर्म में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास आ रहा है डेप्रिसिएशन, ये हमारे पास है डेप्रिसिएशन 3,000 का। तो हम इसको ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे ये प्रॉफिट से
लेस हुआ हुआ है, इस वजह से हम इसको ऐड करेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन हमारे पास इधर आ जाएगा टोटल 2000 का। इसके बाद आप अपने देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या आपको कोई नॉन कैश आइटम नज़र आ रहा है कि जिसमें कोई कैश का ताल्लुक ही नहीं। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में भी कैश का ताल्लुक है, सेलिंग एक्सपेंस में भी कैश का ताल्लुक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में देखेंगे, इस वजह से हमने एलिमिनेट कर दिया। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो नॉन कैश आइटम था वो सिर्फ डेप्रिसिएशन था, तो हमने डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ कोई गेन होता तो गेन मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड होता है, इस वजह से मैं इसको कैश फ्लो के लिए एडजस्टमेंट में लेस करता गेन को। अब मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया, अब उसके बाद में जितने भी मेरे एसेट्स और लाइबिलिटी है उनका इंक्रीज और डिक्रीज देखूंगा कि मेरे कैश फ्लो की पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है किसी भी एसेट के इंक्रीज या डिक्रीज होने से। कैश तो देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, कैश को आप कैश का इंक्रीज और डिक्रीज नहीं देखते हैं कंपेरेटिव से। हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आइटम से जो है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल अब अकाउंट रिसीवेबल देखिए हमारा 2001 में है 7000 और 2002 में है 10,000। अब इसकी आप लॉजिक सुनिएगा, इसमें रट्टे की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात लोग रट्टा लगाते कि एसेट्स में सीधा कर लो और जो है लाइबिलिटी में उल्टा कर लो, इस तरह के रट्टे लगाते हैं। हमने रट्टे नहीं लगाने, हमने कॉन्सेप्ट समझने। देखिए अकाउंट रिसीवेबल आपका 2001 में था 7,000 रुपये, आपने किसी को 7,000 दिए थे और आपने उससे रिसीव करने थे, और अब वो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ के हो गया 10,000। इसका मतलब है कि आपने मजीद 3,000 रुपये अपने उस बंदे को दे दिए और उस बंदे ने 3,000 रुपये आपका कैश फंसा लिया अपने पास। तो आपका अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया 7,000 से 10,000। तो आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो हो जाएगा नेगेटिव, क्योंकि अगले बंदे ने आपके पैसे फंसा लिए अपने पास। तो इधर मेरे तो -3,000, और ये 3,000 कैसे आया, 10,000 7,000 और -10,000 3,000 ये आ गया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारी है इन्वेंट्री। अब हमारी इन्वेंट्री भी देखें सेम 12,000 से 2001 में थी, 2002 में ये बढ़ गए 12,000 से 15,000। अब चूंकि हम अपनी इन्वेंट्री सेल के लिए लाते हैं, अब हमारी इन्वेंट्री 2001 में तो 12,000 की थी, 2002 में 15,000 की होगी। इसका मतलब है हम अपनी इन्वेंट्री सेल नहीं कर सक रहे ज़्यादा। अगर तो मैं अपनी इन्वेंट्री ज़्यादा सेल कर सकता तो 12,000 की जगह 9,000 होती, मेरी इन्वेंट्री कम होती। मगर यहाँ ये इशू आ रहा है कि मैं अपनी इन्वेंट्री को बेच नहीं सक रहा, इस वजह से मेरा एंडिंग बैलेंस जो इन्वेंट्री का है वो 15,000 हो गया। अब आपका जो कैश मजीद इन्वेंट्री में फंस गया, क्योंकि देखिए आप इन्वेंट्री में ख़रीदने के लिए आपने पैसा लगाया, अब जब पैसा लगाए तो आपका पैसा इन्वेंट्री में स्टक हो गया। तो जब इन्वेंट्री में आपका पैसा स्टक हो गया तो वो नेगेटिव हो जाएगा, आपका इन्वेंट्री भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आपका पैसा फंस गया है। इन्वेंट्री हमारे पास है 12,000 माइनस 15,000, तो ये अगेन आपके पास आ गई 3,000 की। नेक्स्ट हम चलते हैं कोई देखते हैं और कोई हमारे पास कोई करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट्स है। एसेट्स तो हमारे ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं अकाउंट्स पेबल की तरफ। अकाउंट्स पेबल आपका 2001 में 8,000 था, 2002 में आपका 10,000 हो गया। इसका मतलब है कि आपने लोगों का पैसा देना था, आपने लोगों का पैसा नहीं दिया और आपने लोगों का पैसा अपने पास होल्ड कर लिया। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। 2001 में आपने किसी बंदे को 8,000 रुपये देने थे, अब वो 2002 में आपके वो 8,000 बढ़ के हो गए 10,000। इसका मतलब है कि आपने बंदे से कुछ भी परचेज किया होगा और उसके अगेंस्ट आपने पेमेंट नहीं की। तो जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल में हमारा पैसा अगले बंदे के पास फंस रहा था, इसी तरह अकाउंट्स पेबल में हमने लोगों का पैसा फंसा लिया। तो जब हमने लोगों का पैसा फंसाया तो मुझे फ़ायदा हो गया 2,000 रुपये का, मुझे 2,000 रुपये की लिक्विडिटी मिल गई। तो जब 2,000 रुपये की लिक्विडिटी मिल गई तो ये पॉजिटिव इफेक्ट है मेरा अकाउंट्स पेबल का। अकाउंट्स पेबल है मेरे पास 8,000, तो 10,000 माइनस 8,000, ये मेरे पास आ गया 2,000 का प्लस का साइन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास है नोट्स पेबल।
नोट्स पेबल देखिए सेम है, और ये जो ना आपका इस पे का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ना बढ़ा ना कम हुआ, ना कैश आया ना कैश गया, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है। अब एक्रूड वेजेस देखते हैं। एक्रूड वेजेस आपका 2001 में 2000 था और 2002 में 3000 हो गया। आपको 2001 में बंदों को 2000 पे करने थे और 2002 में 3000 पे करने हैं। इसका मतलब आप लोगों को पैसा डिले से पे कर रहे हैं, लेट पे कर रहे हैं आप पैसा। आपने लोगों का 1000 रुपये अपने पास होल्ड किया हुआ है, तो आपकी चूंकि लाइबिलिटी बढ़ रही है, इस वजह से आपका कैश फ्लो पे पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अक्रूड वेजेस, अक्रूड वेजेस आपका हो गया 3000 माइनस 2000, तो आपका 1000 रुपये का अक्रूड वेजेस का भी इफेक्ट आ गया। आप इसका रट्टा भी लगा सकते हैं। देखें, अगर तो एसिड्स आपके बढ़ रहे हैं तो आप इसको नेगेटिव कर लेंगे। एसिड्स में अगर बढ़ते हैं तो डायरेक्ट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और अगर कम होता है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। सिमिलरली लाइबिलिटी साइड पर आ जाए, अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आपका जो इफेक्ट है वो पॉजिटिव है, और अगर लाइबिलिटी कम हो रही तो आपका नेगेटिव है। मैं यहाँ आपके लिए लिख भी देता हूँ, एसिड्स इंक्रीज तो इफेक्ट है नेगेटिव। ये साइन मैंने चलिए लिख देता हूँ, एसेट डिक्रीज तो ये आपका कैश फ्लो पे पॉजिटिव, लाइबिलिटी इंक्रीज तो पॉजिटिव, लाइबिलिटी डिक्रीज तो ये नेगेटिव। मैंने आपको लॉजिक भी दे दी और रट्टा भी लगा दिया कि कैसे इसका इफेक्ट आएगा, मगर मैं यही चाहूँगा कि आप लोग रट्टे की जगह इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस करें कि अगर एसेट इंक्रीज होता है तो हमारा कैश क्यों बढ़ता है। वो कैश हमारा इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमने लोगों का पैसा अपने पास, हमारा पैसा लोगों ने अपने पास फंसा लिए। जैसे मैंने आपको अकाउंट रिसीवल की मिसाल दी कि अकाउंट रिसीवल को मैंने किसी बंदे से 2001 में 7000 लेने थे, मगर 2002 में पैसे बढ़ के 10,000 हो गए। वो कुछ भी वजूहत हो सकती है कि हमारी इन्वेंट्री नहीं, हम वो उसके मसले मसाइल चल रहे हैं। तो अगर एसेट्स आपके इंक्रीज होंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट है, और अगर एसेट्स आपके डिक्रीज होंगे तो पॉजिटिव, और वाइस वर्सा लाइबिलिटी में है। तो चलिए, हम कहाँ पर थे, हमने अभी क्या कर लिया, हमने एक्रूड वेजेस कर लिया। ओके, इसके अलावा हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, एक्रूड वेजेस के बाद एक्रूड टैक्सेस हमारे पास नीचे आएगा। इसका भी मैं सम कर लेता हूं, 17,000 प्लस 2,000, डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, डेप्रिसिएशन सॉरी मेरा 3,000 है। डेप्रिसिएशन मेरा सॉरी यहाँ पे 3,000 है। तो ये मेरे पास 17,000 की अमाउंट आ गई। अब मैं इसमें पे करूँगा टैक्स पेड, कि हमने टैक्स कितना पे किया। अच्छा, जितने भी हमारे पास एसेट्स के हो गए, फिक्स एसेट्स के हो गए, टैक्सेस के हो गए, इसके लिए मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि आप इसके लिए टी अकाउंट बनाएं। टी अकाउंट मैं इधर बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। ये है एक्रूड टैक्सेस का ओपनिंग बैलेंस। एक्रूड टैक्सेस का ओपनिंग बैलेंस क्योंकि क्रेडिट साइड में होता है, एक्रूड टैक्सेस का ओपनिंग बैलेंस है 3,000, और एक्रूड टैक्सेस का क्लोजिंग बैलेंस एक्रूड टैक्सेस का जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो है 2,000। टैक्स एक्सपेंस यहाँ लिखा क्रेडिट साइड में, क्योंकि
इसका क्रेडिट इम्पैक्ट होता है। टैक्स एक्सपेंस मेरे पास है, सवाल में जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 10,000 का। अब टैक्स पेड निकली बैलेंसिंग फिगर, वो कैसे? देखिए, आपके पास क्लोजिंग में 2,000 है, तो आपके पास 3,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000, तो ये आपका 11,000 का टैक्स पेड निकल गया। आप लाजमी टी अकाउंट फॉलो कीजिएगा, क्योंकि टी अकाउंट से कभी भी आपका क्वेश्चन आउट नहीं होगा। तो टैक्स पेड में हमने किया है माइनस 10,000, 11,000, तो 17,000। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसकी मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ सके। अब हम चलते हैं, ये स्क्रीन पॉज करके ये सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले इसके अंदर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर बैलेंस शीट से देख के आप बताएंगे कि आपने कहाँ का इन्वेस्ट किया। यहाँ मेरे पास है नेट फिक्स एसेट्स। देखिए यहाँ है नेट फिक्स एसेट्स, इसका मतलब है डेप्रिसिएशन इससे लेस हुआ है। ओके, तो मैंने ये कॉपी करता हूँ, इसका एक और फॉर्मेट नीचे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ डेप्रिसिएशन का हम बना लेते हैं नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट फिक्स एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर होता है, तो ओपनिंग मेरे पास जो आ रहा है वो फिक्स एसेट्स का वो है 40,000। अब इसी तरह मैं क्लोजिंग बैलेंस लिखता हूँ। क्लोजिंग बैलेंस जो मेरे नेट फिक्स एसेट्स का है वो भी है 40,000। अब मैं लिखता हूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता है। तो चूंकि यहाँ पे हम नेट पे काम कर रहे हैं, इसी वजह से एसेट्स के क्रेडिट साइड पे हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आया मेरे पास? 3,000 का। तो जो एडिशन हुई इन फिक्स एसेट्स वो हुई 40,000 प्लस 3,000 माइनस 40,000, तो 3,000 की एडिशन हो गई फिक्स एसेट्स के अंदर है। तो इधर आप लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स भी लिख सकते हैं या इन्वेस्टिंग इन फिक्स एसेट्स भी लिखते हैं। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स आपने इधर सिंपल कर दिया, कितना? 3,000 रुपये। नेक्स्ट है हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम सारा का सारा जो फाइनेंस से रिलेटेड है, मतलब हमने कहाँ कहाँ से पैसा उधार लिया, शेयर कैपिटल इसके अंदर आता है। आपको अगर फॉर्मेट में इशू है तो मेरी प्रीवियस क्लास में आप जाके फॉर्मेट भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, नोट्स पेपर तो देखिए 0 हो गया। अब लॉन्ग टर्म डेट भी मेरे पास 0 है, कॉमन स्टॉक भी मेरे पास 0 है। लॉन्ग टर्म डेट मेरे पास 0 आ रहा है। कॉमन स्टॉक मेरे पास 10,000 रुपये का आ रहा है। ओपनिंग में भी 10,000 है और क्लोजिंग में भी 10,000 है।
अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमने एक चीज छोड़ दी थी ऊपर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ना इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब चूंकि यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस देखिए, क्योंकि आपके पास यहाँ मैंने बैलेंस शीट में चेक किया, मेरे पास एज सच पेबल को कोई भी बैलेंस नहीं है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस का अगर तो पेबल और ओपनिंग और क्लोजिंग होता तो मैं उसका टी अकाउंट बनाता। अब यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस डायरेक्ट दिया हुआ है, तो इसका मतलब है जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस है उतना ही इंटरेस्ट पेड है। मैं रिपीट करता हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंस के बारे में। हमारे क्वेश्चन में इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ। इसका मतलब हम जितना इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करते हैं उसी टाइम हम फौरन इंटरेस्ट पे कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में पेबल तो नहीं है मेरे पास, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो जितना इंटरेस्ट मैंने एक्सपेंस किया हो उतना ही मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया। इंटरेस्ट पेड मेरे पास है -2000। तो इन कैश नेट इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर कैसे हो गया? नेट इंक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, वो कैसे मेरे पास निकलेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 6000 है, प्लस कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 3000 है, प्लस कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2000 है। इन सब का जो टोटल आया वो मेरे पास 7000 आया। सॉरी, ये जो ना माइनस में आएगा 3000 क्योंकि मैंने परचेज किया। इन सब का जो बैलेंस निकल कर आया वो 1000 रुपये से आ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो नेट कैश इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर होता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें हम ऐड जो नेट कैश आया है इसमें हम ऐड करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। कैश एंड कैश at the beginning of the period। अगर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड समझना है तो सिंपल हम इसमें ये करते हैं कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है कैश का या इन्वेस्टमेंट का वो हम इसमें सिंपल ऐड करते हैं। अब मेरा ओपनिंग बैलेंस कैश का इधर कितना था इस क्वेश्चन में? 4000। तो आप देख रहे हैं जो मेरा क्लोजिंग जो क्लोजिंग आया है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग ऑफ द पीरियड वो आया है 5000। वो 5000 कैसे आया है? 1000 प्लस 4000। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप देख रहे हैं कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंडिंग ऑफ द पीरियड मैच कर रहा है हमारे कैश के बैलेंस के एंडिंग बैलेंस से। अगर आपका कैश का एंडिंग बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से मैच ना करे तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई गड़बड़ है। तो सबसे ज़रूरी कैश फ्लो के लिए ज़रूरी होता है टी अकाउंट। तो आप ये देख लें कि टी अकाउंट कौन कौन से अकाउंट्स के लिए बनने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे करते हुए कंफ्यूज होते हैं, वो अकाउंट रिसीवेबल का भी टी अकाउंट बना देंगे, वो अकाउंट्स पेबल का भी टी अकाउंट बना देंगे, वो अक्रूड वेजेस का भी। नहीं, हर चीज़ का टी अकाउंट नहीं बनता। टी अकाउंट आपको समझना पड़ेगा कि टी अकाउंट किस किस का बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो को टैली करने के लिए। अगर आपको ना हो, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में और इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर फेसबुक यूट्यूब के पेज पे दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मेरा नंबर ले लीजिएगा और मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपकी क्यूरी रिजॉल्व कर दूंगा। तब तक आप अपना ये क्वेश्चन नोट डाउन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।